डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में स्टेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। स्टेबिलिटी में हम लोग जो है रूल्स फॉर स्टेबिलिटी वाले पॉइंट्स में अब तक हम लोग पहुंच चुके थे। आप लोग जो है ना ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो, सेमेस्टर एग्जाम देना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या फिर हमारा जो है ना कोई भी पेपर है जिसमें कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में हो, आप देखोगे इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है और थ्योरी भी अच्छे तरीके से, यानी कि अगर आप नॉर्मल कोई भी पेपर देना चाहते हो आप इसको पढ़ के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार पेपर देने से पहले क्या करोगे, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करोगे, पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा कि जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो सही है। ठीक है, आप लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर भी करोगे और वीडियो लेक्चर देखने के बाद से वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इतना श्योर है कि हम लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलो सर, हम लोग जो है ना कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग चौथे पॉइंट तक हम लोगों ने कवर करा था, 4 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था रूल फॉर स्टेबिलिटी वाले में। देखो यहाँ पे रूल फॉर द स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, 4 पॉइंट हम लोगों ने कवर करा था। ठीक है, अब हम लोग 5वें पॉइंट के ऊपर आते हैं। सर ये 5th में क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम लोग ऑल द फर्स्ट column element of Routh array should be positive। ठीक है, otherwise system is अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, हमारा क्या बोला है, जितने भी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट रहेंगे हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो हमारा सिस्टम जो होगा नॉट स्टेबल होगा, सॉरी अनस्टेबल होगा। अब बात निकल के आती है कि सर राउथ एरे है क्या, राउथ एरे है क्या। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। राउथ एरे भी हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में। पहले एक पॉइंट लिखो, द टोटल नंबर ऑफ sign change in first column element is equal to नंबर ऑफ पोल्स RHS ऑफ एस्पिरेंट। यानी कहने का मतलब है जितना साइन चेंज होगा उतना पोल हमारा RHS ऑफ एस्पिरेंट लाई करेगा। चलो अब इसको हम लोग देखते हैं कि सर राउथ एरे बनता है कैसे। देखो मान लो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, QS से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे A0 S पावर n प्लस A1 S पावर n माइनस 1 प्लस A2 S पावर n माइनस 2 प्लस A3 S पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 AN तक दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, अब जो है हम लोग यहाँ पे बनाते हैं राउथ एरे कैसे बनता है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखोगे हाईएस्ट पावर यानी कि Sn, इसको अपने से डिजाइन करोगे। ठीक है, S पावर n इसको अपने से डिजाइन करोगे, उसके बाद से लिखोगे S पावर n माइनस 1, उसके बाद लिखोगे S पावर n माइनस 2 डॉट 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 S पावर 0। ठीक है, यानी कि यहाँ S पावर 0 ही है ना। चलो अब देखो पहला जो है ना 2 रो हम लोग खुद से बनाएंगे। ये कैसे बनता है, हाईएस्ट पावर क्या है S पावर n, इसका कोफिशिएंट क्या है A0, उसके बाद से हमारा क्या लिखेंगे A2 लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पे A4 लिखेंगे। यही ना होगा हमारा A3 S पावर n माइनस 4, यानी कि हम लोग इवन वाला लिखते हैं, हाईएस्ट पावर इवन में ले रहे हैं। अब A1 वाला लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A3 और यहाँ पे हो जाएगा A5। चलो ठीक है, अब बात निकल के आती है नेक्स्ट रो कैसे बनाएंगे। तो 1-2 रो बना लेते हैं हम लोग। देखो B1 बनाना होगा, B2 बनाना होगा, B3 बनाना होगा। ठीक है, C1 बनाना होगा, यहाँ पे एक और ले लेते हैं S पावर n माइनस 3 ले लेते हैं,
C1 C2 और C3 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। चलो हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए आपको C1 बनाना होगा ना, C1 तो कैसे बनाओगे, C1 अगर सॉरी B1 बनाना होगा, B1 जो होगा हमारा, देखो कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है मैं बता रहा हूँ। B1 हमारा जो है बनाने के लिए किसके किसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 और A3 में, ठीक है, A1 और A3 में होगा। उसके बाद से हमारा A1 और A2 में होगा, A0 और A3 ना होगा, सॉरी, ठीक है। अब जो है ना हमारे जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे हम लोग, क्लियर है। तो देखो हमारा B1 कैसे होगा, B1 लिखेंगे हम लोग A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3, डिवाइड किससे करेंगे, कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 से, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं B1 के बारे में, B1 तो हो गया, सॉरी B2 के बारे में। तो B2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे B2 के लिए हम लोग जो है, B2 के लिए हम लोग करेंगे A0 और A5 को एक साथ और A1 और A4 को एक साथ, ठीक है। चलो B2 की बातें करते हैं। B2 हमारा होगा A1 A4 एक साथ, ठीक है, देख रहे हो A1 और A4 एक साथ माइनस A0 और A5 एक साथ डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। यहाँ तक B1 B2 का बात हो गया। अब C1 C2 बना सकते हो। अब C1 C2 किससे बनाओगे, देखो C1 और C2 बनाने के लिए आपको जो है ना इसके ऊपर वाले दो रो को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A1 और B2 को, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे B1 और A3 को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, A1 और B3 को और B1 और A5 को, ठीक है। ये किसके लिए होगा, C1 C2 के लिए। तो C1 भी बना लो। C1 हमारा होगा, C1 क्या हो जाएगा, B1 A3 माइनस B2 A1 डिवाइडेड बाई B1। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। C2 देखो कैसे बनेगा, C2 के लिए हमारा A1, एक मिनट, C2 के लिए हमारा जो होगा B1 A5 माइनस A1 B3 डिवाइडेड बाई B1 होगा, ठीक है। हमारा बन गया, सब कुछ बन गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राउथ एरे बनता है कैसे, ये सीख गए हम लोग। करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारा डिवीजन करना है, बस कुछ नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट का हम लोग करते थे ना 1 2 3 4, तो हमारा 1 2 इंटू 4 2 इंटू 3 होते हैं, यहाँ 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है, बस सेम ही चीज़ है। चलो ये तो समझ गए कि राउथ एरे कैसे बनता है। तो ये हमारा जो होता है, देखो हमारा क्या लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम कहाँ बनता है राउथ एरे में, देखो ये हमारा जो बनेगा ये वाला, ये फर्स्ट कॉलम है राउथ एरे का, यही हमारा राउथ एरे का फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए सारे नंबर्स। देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम कुछ बनता है इस तरीक़ा से, वेट करो ना यार, कर्सर ही काम नहीं करता है। देखो मान लेते हमारा कॉलम बना कुछ इस तरीक़ा से, इसका एलिमेंट दिया हुआ है हमारा 2 5 माइनस 8 माइनस 9 10 0.9 माइनस 0.6 माइनस 0.9। अब हम लोग देखते हैं कि सर साइन कितना चेंज हो रहा है। देखो प्लस से प्लस साइन चेंज नहीं कर रहा है, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। 5 से माइनस अगर साइन चेंज कर गया एक बार, माइनस 8 से माइनस 9 गया साइन चेंज नहीं किया, माइनस 9 से प्लस 10 गए साइन चेंज किया एक बार, 10 से 9 गए 0.9 गए नहीं किया, 0.9 से माइनस पॉइंट गए एक बार चेंज किया, यानी कि इसमें चेंज नहीं किया। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि सर हमारा यहाँ पे 3 बार साइन चेंज करा, 1 2 3, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर 3 पोल हमारे 3 पोल्स हमारे कहाँ पे होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। 3 पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में होंगे। पहला पॉइंट तो यहीं क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ कि सर हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा नेगेटिव आने से फर्स्ट कॉलम हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। स्टेबल नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है कि पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में है। अब कितने पोल्स हैं ये कौन बताएगा, राउथ एरे से पता चलता है कि हमारे 3 पोल कहाँ पे है सर, राइट हैंड साइड में। अगर मान लो S⁻5 का इक्वेशन होगा, 3 पोल हमारे RHS में हो गए, तो बच्चे 2 पोल वो हमारे
LHS में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका केस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरऑल आइडिया हुआ। चलो अब जो है हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। चलो नोट करके लिखो, राउत हार्टविज क्राइटेरियल लिख लो, इज अप्लाइड ऑन, ये एक मैथ्स का पार्ट है, एनी पोलिनोमियल द टोटल साइन चेंज in first column, the total sign change in first column element give how many roots of that polynomial lies at RHS ऑफ एस प्लेन, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है ना सेम RH क्राइटेरिया को न्यूमरेटर के ऊपर, यानी कि हम लोग तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई किया है ना, C के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग जो है ना ये हमारा C के ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर और पोल के ऊपर, अगर हम लोग न्यूमरेटर के ऊपर अप्लाई करें तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कितना जीरोज हमारा राइट हैंड साइड में है। बोलो हमको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। चलो लिखो इसमें, इफ़ वी अप्लाई, इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहना इसमें, इफ़ वी अप्लाई RH क्राइटेरिया, न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो तो आपको जीरोज के बारे में बताएगा वो, ऑन न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इट गिव हाउ मेनी जीरोज of system are in RHS of S plane, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, RH क्राइटेरिया पढ़ लिया हम लोग। अब जो है हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना सॉल्व करेंगे सवाल। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, by RH criteria we can find, थोड़ा सा आप लोग शेयर वेयर करो ताकि जो है ना जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पार करें, लाइव वाला सिस्टम हमारा शुरू हो जाए। बस लाइव क्लास शुरू होगा तो फिर क्या ही कहना, तो आप लोग का सपोर्ट थोड़ा और ज़रूरत है। सभी फ्रेंड्स को बताओ, कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूरी शेयर करो, मेरा यही कहना है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट का लिखा है कि बाई RH क्राइटेरिया वी कैन फाइंड आउट वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, ठीक है, ये तो सही है। बी पॉइंट में क्या लिखा है वो मतलब RH क्राइटेरिया से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं। कैसे सर? हम लोग देखेंगे कि हमारा साइन चेंज हो रहा है कि नहीं और फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। चलो सबसे ज़रूरी क्या है ना कि एक पूरा फिगर आउट करने के लिए बहुत ही बेसिक से पढ़ना पड़ता है, तब आप रिलेट कर पाओगे। नहीं तो अगर बीच में मैं कुछ भी भगा देता हूँ तो आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको थोड़ा भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मेरा यही कहना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक पॉइंट कवर करा दूँ, और बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ। इससे बेसिक क्या होता है मुझे नहीं पता। और ये EAC का नोट्स है, पूरा EAC का जो है ना नोट्स है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर देने जाओगे ना, ये काफ़ी है, पूरा कन्वेंशनल लिख के चले आओगे। इससे ज़्यादा कोई क्या लिखेगा नोट्स में, इतना श्योर है। बस क्या है ना कि जितने स्टूडेंट है ना, अगर सारे कॉलेज से 2-2 3-3 स्टूडेंट भी पढ़ने वाले जुड़ जाएँ तो फिर अच्छी बात है, हमारी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भी, मेरा कहने का अगर 8 पेपर मैं खुद ही पढ़ा दूंगा, अभी तक तो मैं 5-6 पेपर पढ़ा चुका हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है कि आपका इंजीनियरिंग का अप्रॉक्स किसी भी एग्जाम का 50% सिलेबस तो मेरे से ही पढ़ लोगे, इतना श्योर है। फिर कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। देखो इसमें क्या लिखा है कि भाई RH क्राइटेरिया वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि K के वैल्यू के अनुसार हम लोग जो है ना तीनों के बारे में कमेंट करेंगे, सब कुछ आगे क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, फॉर ए मार्जिनल स्टेबल सिस्टम we can find out frequency of oscillation of response, यानी कि ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको भी पता है हमारा जब क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम होता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स पोल के ऊपर जी ओमेगा एन का आता था ना, वहीं से ये सब कुछ रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है ना मार्जिनल स्टेबल सिस्टम जो होता है उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी जो फाइंड आउट करते हैं ओमेगा एन का वैल्यू रिस्पांस का होता है, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में पोल का लोकेशन कहाँ पे होता है, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अंदर। चलो नेक्स्ट लिखो डी नंबर में, इट डज नॉट गिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी पूछ सकता है, इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट लोकेशन, ये पोल का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता है कि कौन सा पोल जो है ना राइट साइड में कौन सा लेफ्ट साइड में। आपको भी ये बताएगा कि सर अगर कॉलम के अंदर एक भी साइन चेंज हुआ, देखो ये बताएगा, वो मिटा दिया मैं, एक भी बताएगा कि कॉलम के अंदर साइन चेंज है तो बताएगा कि राइट साइड में है, लेकिन कौन सा पोल है ये नहीं बताएगा। एग्जैक्ट पोल का मान लो कि जैसे आपके पास जो है ना 1/s+2 s+3 s-4 सॉल्व करोगे तो आपको देखो, आपको दिख रहा है कि एक पोल राइट साइड में है, लोकेशन भी दिख रहा है s=4 के ऊपर, लेकिन जो है ना जब आपको सॉल्व करोगे आरएच क्राइटेरिया से तो वो एक बोलेगा कि एक पोल हमारा राइट साइड में, लेकिन कौन सा पोल है नहीं पता है, S2 है कि S3 है कि S1 है नहीं पता है, 2 वाला है कि 3 वाला है कि 4 वाला नहीं पता उसको, ठीक है। वो सिर्फ ये बताएगा कि एक पोल राइट साइड में है, यही इस मतलब इसका मेन पॉइंट होता है। कोई एग्जामिनर जाओगे ना कहीं पर भी पूछ सकता है कि बताओ कि हम लोग स्टेबिलिटी तो चेक करते हैं, क्या पोल का लोकेशन बता सकते हैं, तो पोल के लोकेशन के लिए आगे हम लोग पढ़ना है ना, भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पोल आपका राइट साइड में है, किसके वजह से सिस्टम अनस्टेबल बन रहा है, कौन सा पोल के लिए, ठीक है। चलो, तो इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल ऑफ सिस्टम। चलो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, QS इज इक्वल टू, QS हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये हमारा है s⁴ प्लस 2s³ प्लस 6s² प्लस 8s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें हमारा कोई टर्म मिसिंग नहीं है, ठीक है। चलो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि सारे कोएफिशिएंट प्रेजेंट होने चाहिए और सारे पॉजिटिव होने चाहिए। वेरी गुड। अब तुम लोग आरएच क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, अब तो यहीं से हमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है सीन। लेकिन हम कोई पूछ दे आपसे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो उसके लिए मैं बता रहा था, थोड़ा सा कम ही रखते हैं। चलो, अब हम लोग हाईएस्ट पावर क्या है, s⁴, उसके बाद है s⁴। वेरी गुड, चलो ले लिए सर, s⁴ और s⁴। अब कहाँ तक आ सकते हैं इसमें, हम लोग आ सकते हैं s⁴2 s⁴1 s⁴0 तक आ सकते हैं। हाँ जी सर आ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ सकते हैं हम लोग। चलो, अब जो है हम लोग यहाँ पे बनाते हैं टेबल। टेबल में हमारा देखो s⁴ पहले लिखेंगे कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग s⁴2 वाला यानी कि 6 है, उसके बाद लिखेंगे s⁴0 वाला यानी कि 10 है, फिर हम लोग s⁴3 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, s⁴1 का कोफिशिएंट क्या 8 है, और कुछ नहीं तो 0 बैठा दो। अब चलो हम लोग जो है ना यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या मान रहे हैं। इसको मान लो b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 मान लो, फाइंड आउट करने के लिए सही रहता है। अब देखो b1 निकालना है, b1 हमारा क्या होगा, b1 हमारा क्या होगा बोलो, b1 जो है हमारा क्या होगा 12 माइनस 8 होगा, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 8 इंटू 1, यानी कि हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लिया नहीं, ठीक है, 6 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 8 बाई, डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, b1 के जस्ट ऊपर क्या है 2 है। चलो ये कितना निकल के आ रहा है b1, 6 इंटू 2 12 माइनस 8 यानी कि 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 2 आ रहा है। चलो सही है। अब b2 की बात करते हैं, b2 क्या होगा, b2 के लिए क्या करेंगे हम लोग 1 इंटू 0 2 इंटू 10, यानी कि b2 के लिए हम लोग करेंगे 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 0 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड किससे होगा 2 से डिवाइड होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा b2 का वैल्यू
B2 का वैल्यू कितना जाएगा 10 हो जाएगा। चलो अब B3 की बातें करते हैं। तो B3 के लिए देखो 1 इंटू इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, 2 इंटू इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0/2, यानी कि ये हो जाएगा 0। एकदम रफली यही होता है, एग्जैक्ट सबसे बेसिक। यानी कि B1 B2 का वैल्यू पता चल गया, मिटा दो इसको। अब हम इसको पुट करते हैं, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो है B1 का वैल्यू आ गया 2, B2 का वैल्यू आ गया 10, B3 का वैल्यू आ गया 0। चलो अब B1 B2 B3 सीख ले निकालना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम लोग सीखते हैं C1 निकालना। C1 क्या होगा? C1 देखो, C1 जो है ना 2 इंटू 10 2 इंटू 8, यानी कि 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10 होगा ना। और डिवाइड कैसे होगा? C1 के जस्ट ऊपर कौन सा है? C1 के जस्ट ऊपर 2 है, 2, यानी कि हो जाएगा 16 माइनस 20/2, यानी कि -2 आ जाएगा। चलो C1 का वैल्यू। C2 क्या होगा? C2 के लिए हमारा जो है 2 इंटू 0 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0/2, यानी कि हो जाएगा ये 0। ठीक है, C3 की बातें करते हैं। C3 के लिए जो है ना 2 आगे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे इसके आगे भी कोई एलिमेंट नहीं है, C3 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब चलो बैठाते हैं इसका वैल्यू को, बैठाते हैं C1 C2 C3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। C1 का वैल्यू जो है -2 0 0। चलो अब बात करते हैं D1 D2 D3 की। किसकी बातें करते हैं? D1 D2 D3 कैसे निकलेगा उसको देखते हैं लोग। देखो D1 हमारा कैसे निकलेगा? D1 के लिए हमारा 2 इंटू 2 2 इंटू 10, यानी कि -2 इंटू 10 -2 इंटू, ठीक है, 0 बाई -2, यानी कि D1 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। D2 कैसे निकालेंगे? D2 के लिए हमारा -2 इंटू 0 और 2 इंटू 0, यानी कि -2 इंटू 0 -2/0 बाई -2, यानी कि हो जाएगा 0। D3 के लिए आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि -2 इंटू 0 यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, 2 इंटू 0 यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0 हो गया। चलो D1 D2 D3 भी निकल के हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं नोट डाउन, यानी कि D1 हमारा निकल के आ गया 10, D2 हमारा 0 और ये हमारा निकल के आ गया 0। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या देखना है कि फर्स्ट कॉलम में हमारा साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमको यही देखना है फर्स्ट कॉलम में हमारा साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही देखना है हम लोग को। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर हम लोग कॉलम वाइज चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम कौन सा बन रहा है उसको भी बना लेते हैं एकदम बेसिक से। यही हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 1 2 2 -2 10 बन रहा है। अब देखो हम लोग S4 से जब हम लोग S4 से S3 जा रहे हैं, S4 से S3 जा रहे हैं, कोई साइन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1 से 2 गए, कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है। S3 से S2 जा रहे हैं, 2 से 2 जा रहे हैं, प्लस में प्लस जा रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है। जब 2 से -2 गए साइन चेंज कर रहा है एक बार, जब -2 से 10 गए साइन चेंज कर रहा है एक बार, यानी कि टोटल साइन चेंज कितना हुआ इसमें बताओ? फर्स्ट कॉलम एलिमेंट में हमारा साइन चेंज कितने बार हुआ? 2 टाइम्स हमारा साइन चेंज हुआ, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का? 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 4 है इस सिस्टम के, जिस सिस्टम का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सी का मतलब क्या हुआ? ये हमारा पोल्स का लोकेशन देता है, पोल्स का लोकेशन देता है, यानी कि 4 पोल्स होंगे, 4 पोल्स में 2 टाइम साइन चेंज, यानी कि हम लोग ये बोले थे कि जितना बार साइन चेंज करेगा उतना पोल हमारा कहाँ पे होगा? RHS में होगा। पहले तो लिखो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया क्योंकि साइन चेंज निगेटिव साइन आ गया, सो सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम having 2 poles RHS ऑफ स्प्लेन। ठीक है, 2 पोल RHS ऑफ स्प्लेन हो गया। क्यों? क्योंकि 2 बार हमारा साइन चेंज कर रहे हैं। 2 पोल हमारा कहाँ पे है? मार्जिनल, ये इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी हो सकते हैं, LHS में भी हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है? चलो अब हम लोग एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम
इज जी एस इज इक्वल टू के बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू बाई एस प्लस थ्री। ठीक है, ये हमारा जी एस दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, के का वैल्यू हमारा जो होगा 21/4 जीरो के बीच में। ऑप्शन बी दिया हुआ है के ग्रेटर देन जीरो होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है के लेस देन 21/4 होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है के ग्रेटर देन 21/4 होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका सी लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखोगे, इसका सी लिखोगे। सी कैसे लिखते हैं देखो, मैं सिखा रहा हूँ। हम लोग जैसे ना ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ओपन लूप सॉरी क्लोज लूप का सी एस बाई आर एस, तो हमारा क्या आता है जी एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, यही हमारा ना सी होता है, ये हमारा सी होता है डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन सी होता है। तो सी लिखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए, जिसको हम लोग क्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं बार बार, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस जी एस इंटू एच एस डायरेक्टली। यानी कि यहाँ पे हमारा एच एस का वैल्यू 1 दिया हुआ है, क्योंकि देखो मेंशन है यहाँ पे कि हमारा फीडबैक सिस्टम कैसा है सर, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यानी कि इसमें हमारा एच एस का वैल्यू 1 दिया हुआ है, गिवन है ये। चलो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस जी एस करेंगे, यानी कि हम लोग करेंगे के बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री। चलिए अब हम लोग जो है ना सी यानी कि जो क्यू एस है उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, एस पावर 4 प्लस 3s क्यू प्लस, एक बार कर लो खुद से, आसान है, एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस के। ठीक है, डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू और एस प्लस थ्री। अब हम लोग क्या करते थे, क्यूबेस को जीरो से इक्वेट करते थे, क्यूबेस को जीरो से इक्वेट करते थे। तो हम लोग क्यूबेस को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारा नोमिनेटर वाला पार्ट रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर तो नहीं रहेगा। तो हम लोग क्यूबेस इज इक्वल टू जीरो, क्यूबेस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एस पावर 4 प्लस 4s क्यू, ठीक है, प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस के। हमारा यही क्यूबेस बन के आ गया। बोलो हमारा क्यूबेस निकल के आ गया कि नहीं है, निकल के आ गया। ये क्यूबेस निकल के नहीं है, क्यूबेस को जीरो से इक्वेट कर किए हैं, वो इक्वेशन निकल के आया। ठीक है, क्योंकि जब क्यूबेस को जीरो से इक्वेट करके तभी तो हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग बनाएंगे राउथ एरे। अब बनाते हैं हम लोग राउथ एरे। चलो सर हम लोग राउथ एरे बनाते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, s4 प्लस 4s क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस के। चलो अब हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर क्या लेते हैं, s पावर 4 लेते हैं, s पावर 3 लेते हैं, s पावर 2 लेते हैं, s पावर 1 लेते हैं, s पावर 0 लेते हैं। ठीक है, हमारा कुछ इस तरीके से लेंगे। चलो अभी तक आप लोग बनाना शुरू भी कर दिए होंगे, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ। देखो ये सब आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं। इस पावर 4 का हमारा इसमें क्या है, कोफिशिएंट है 1, तो 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो। ठीक है, अब जो है हमारा उसके पावर इस पावर 2 का है 5 लिखो। ठीक है, उसके बाद हमारा एस के है, के लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब इस पावर 3 का लिखते हैं। इस पावर 3 का हम लोग क्या लिखेंगे, 4 है, 4। इस पावर 1 का क्या है, 6 है, बाकी ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है ना फिर मान लेते हैं ये हमारा D1 D2 D3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 हो गया, कुछ भी मान लो, आपके ऊपर है। चलो अब D1 निकालो। D1 कैसे निकलेगा हमारा, 4 × 5 6 × 1, 4 × 5 माइनस 6 × 1/4। ठीक है, ये कितना होगा हमारा 7/2। चलो D1 निकल गया। अब D2 की बातें करते हैं। D2 हमारा क्या होगा, 4 × K 1 × 0, 4 × K माइनस 1 × 0/4, यानी कि हमारा K हो जाएगा। D1 D2 निकल गया। D3 का वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं सर हमारा जो है A1 क्या होगा।
A1 की बात करते हैं, A1 जो होगा हमारा, A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 जो होगा हमारा, A1 निकालना है D1 इंटू 6 और 4 इंटू D1, A1 हमारा जो होगा 6 इंटू D1 माइनस 6 इंटू D1 माइनस 4 इंटू D2 बाई D1, ठीक है। D1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है A1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा 21 माइनस 4K डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, ठीक है। यही हमारा आएगा A1 का एक्सप्रेशन। A2 की बात करते हैं, A2 हमारा जो होगा, A2 जो होगा हमारा, A2 क्या हो जाएगा, D1 इंटू 0 एंड D3 इंटू 4, ठीक है। हो जाएगा हमारा A2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A2 भी हमारा हो जाएगा, देखो A2 हमारा होगा यहाँ पे D1 इंटू 0 एंड D3 इंटू 4, D3 का वैल्यू 0 है तो A2 का वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा। A2 हमारा क्या बोल रहे थे हम लोग, D1 इंटू 0 माइनस D3 इंटू 4 बाई D1, D1 का तो फाइनाइट वैल्यू है, D3 का भी वैल्यू 0 है तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग A3 की, A3 भी डायरेक्टली 0 आ जाएगा क्योंकि इसको आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा पुट कर लेते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो देखो इसको इरेज करके वैल्यू पुट करते हैं। देखो D1 का वैल्यू क्या है 7/2, D2 है K, D3 है 0, ये है हमारा 21 माइनस 4K बाई 7 इंटू 2, ये 0 ये 0। चलो अब बात करते हैं C1 C2 C3 की, थोड़ा सा देखो ये इत्मीनान से पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए टाइम लग रहा है। अब C1 की बात करते हैं, C1 हमारा हो जाएगा 21 माइनस 4K 7/2, ठीक है। इसको हम चलो कर ही लेते हैं, 21 माइनस 4K बाई 7 इंटू 2 माइनस K, ठीक है, गलत हो जा रहा है, चलो इंटू K माइनस 7/2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 21 माइनस 4K बाई 7 इंटू 2, होगा कि नहीं होगा। तो C1 हमारा नॉर्मली K बन जाएगा, बोलो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मली हमारा K बच जाएगा। चलो C2 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है, और C3 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। कर लोगे आप लोग। चलो अब हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो C1 का वैल्यू हो गया K, C2 0 0। अब हम लोग देखते हैं एक चीज़ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा जो है ना, क्या बोला है कि सर हमारा K के कांस्टेंट में आ गया, क्या बोला है कि फर्स्ट कॉलम जो है हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हमारा 1 पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, 7/2 पॉजिटिव है, K और यहाँ K आ रहा है, इन दो के बारे में हम लोग को बोलना होगा। तो पहला K ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहले केस के अनुसार, यानी कि S0 रो के अनुसार। S1 रो के अनुसार 21 माइनस 4K बाई 7 इंटू 2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा 21 माइनस 4K ग्रेटर देन 0 का रिलेशन बनेगा, यानी कि 21 ग्रेटर देन 4K, यानी कि हमारा यहाँ पे K लेस देन 21/4 होगा। एक रिलेशन ये बन रहा है, ठीक है, और एक रिलेशन K ग्रेटर देन 0 बना, दो रिलेशन बना। अब देखो हम लोग को जो है ना इसमें क्या लेना होता है, हमारा दो रिलेशन बना, इसमें हम लोग को जो है ना यूनियन लेना होता है कि इंटरसेक्शन लेना होता है, ये हम लोग को सबसे पहले ध्यान में देना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, कॉमन लेना होता है दोनों में। हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं लाइन को, देखो हमारा ये लाइन हो गया, दो वैल्यू है K का। चलो एक यहाँ पे हमारा जो है K इज इक्वल टू 21/4 है, एक यहाँ पे हमारा K इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बन रहा है, एक क्या बोल रहा है K लेस देन 21/4, K का वैल्यू क्या बोला है, एक लेस देन 21/4 है। चलो भी मान लिए, एक में मतलब K लेस देन 21/4 है, तब हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा S1, तब तो हमारा पॉजिटिव होगा S1 वाला ये फर्स्ट कॉलम, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। एक में क्या बोला K ग्रेटर देन 0 लेंगे तब वो हमारा पॉजिटिव होगा। चलो हम लोग उसको भी ले लिए। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या बन रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या बन रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट कुछ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यही कॉमन पार्ट हमारा आंसर होता है। यानी कि K का रेंज क्या होगा, K लेस देन 21/4 और ग्रेटर देन 0, यही हमारा K का रेंज होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यानी कि दोनों का लेना है इंटरसेक्शन,
ठीक है, यानी कि k का वैल्यू जब 21/4 और 0 के बीच में कोई भी पुट करोगे देखोगे कि फर्स्ट कॉलम हमेशा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक करने के लिए कोई वैल्यू लेके पुट करके देख लोगे तो आपको k का वैल्यू 21/4 से छोटा 0 से बड़ा लेके पुट करोगे, हमारा फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। तो बोलो ये हमारा k के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा एक कंडीशनल स्टेबल सिस्टम का केस बना कि नहीं बना। देखो हम लोग लिखे भी थे कि सर हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ k के लिए स्टेबल अनस्टेबल मार्जिन स्टेबल डिफाइन कर देते हैं। हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या बोला है, स्टेबल, फॉर विच स्टेबल। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ये गेट का सवाल है। ठीक है, देखो k के किस वैल्यू के लिए स्टेबल होगा, कितना आसान है। चलो अब हम लोग जो है इसमें लिखते हैं पॉइंट, द सिस्टम विल बी स्टेबल इफ ऑल फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज पॉजिटिव, सारे प्लस में होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी k का वैल्यू हमारा 21/4 से 0 के बीच में होना चाहिए, तब हमारा सारे प्लस में होंगे। डाल के भी चेक कर सकते हो, पुट करके चेक कर सकते हो। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेबल सिस्टम। ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं आज का टॉपिक। कल हम लोग 6 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से राउ थ्योरी से लेके हर चीज़ क्लियर है। तो हम लोग वीडियो को जो है ना यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल को ऊपर आप लोग जोड़ सकते हो @electrical बोलोगे तो PDF भी मैं वहाँ पे दे दूँगा। जे फेसबुक पेज है elect.ai.ji, दोनों जगह आप जोड़ सकते हो। ठीक है, चलो तो हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट भी कर दिया कीजिए, कम से कम लाइक भी कर दिया कीजिए। एक लाइक तो कर दिया कीजिए और एक कमेंट भी कर दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।